तो सिनेलवर्स बात करेंगे बंगाल फाइल्स को लेकर। मैं यहाँ फिल्म के कहानी, प्लॉट, थीम इसको लेकर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बेकार में बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको बंगाल फाइल्स की स्टोरी, थीम, इन सब को जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 2 वीडियो लिंक को क्लिक करके आप जान सकते हैं 2 वीडियो लिंक पे क्लिक करके आप जान सकते हैं जहाँ मैंने फिल्म की जो कहानी, प्लॉट, थीम इसको लेकर डिटेल डिस्कस की है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं बंगाल फाइल आखिर कैसी रही और मेरी रियलाइजेशन क्या है फिल्म देखने के बाद। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लेट रिव्यू ड्यू टू सम ऑफ माई हेल्थ इशूज़ विच आई डोंट वांट टू शेयर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि फ़िल्म आखिर कैसी रही। सबसे पहले फ़िल्म तो बहुत लंबी है, 3 घंटे 10 मिनट के भी ऊपर की फ़िल्म है ये। और फिल्म जो है धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में लेके चलती है और जब आप धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती है। शुरुआत में जो दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जी का जो सीन है उसमें काफ़ी मिस्ट्री जनरेट होती है कि ये बुजुर्ग लेडी कौन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिल्म की जो ओवरऑल टोन है वो, देखिए फिल्म सीरियस है, नो डाउट, बीच बीच में कोई कॉमेडी वगैरह नहीं है, सीरियस टोन है। और लेकिन सीरियसनेस है फिल्म में, लेकिन उसके बावजूद टोन कहीं ना कहीं बहुत लाइट है, बहुत डार्क एटमॉस्फेरिक उस हिसाब से नहीं है। फिल्म जो है वो जिहादी एक्सट्रीमिज़म, सिविलाइजेशनल क्राइसिस, डेमोग्राफी चेंज, हम कैसे सर्वाइव करें, ये तमाम चीज़ों को बहुत ही तमाम चीज़ों को ऐसे दिखाती है कि हाँ आप सोचने पे मजबूर हो जाए। और आपको सोचने पे मजबूर होना ही होगा क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू है ही नहीं, ये सर्वाइवल इशू है। जिसको लगता है ये पॉलिटिकल इशू है वो आइदर IQ लो है उसका या मानसिक रोगी है। दूसरी तरफ फिल्म के जो पोर्ट्रे है, मतलब एक्चुअल जो घटना घटित हुई थी डायरेक्ट एक्शन डे, नवाखाली राइट पे, कि एज इट इज़ पोर्ट्रे की गई, बिल्कुल नहीं। बहुत ही बहुत सी चीज़ों को लाइट करके ही पोर्ट्रे की गई, जिसे कहते हैं, मैं क्या बोलूँ, दबा के, कम करके। क्योंकि ऐसे भी बहुत सीन्स थे कि लड़कियों के प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं, ऊपर के या नीचे के मुझे पता नहीं, लेकिन वो काट के लटका दिया गया था। तो यहाँ कपड़े पहना के ही लटकाया गया। और जो मास रेप या वगैरह वो जो सीन्स थे वो सब फिल्म में उस हिसाब से नहीं दिखाई गई। एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके क्योंकि डायरेक्टर साहब को जो समझाना था उन्होंने समझा दिया, दैट्स इट। फिल्म में बहुत से ऐसे डायलॉग हैं जो आपको मज़ा नहीं देते भाई, सोचने पे मजबूर करते हैं। एकदम जो ग्राउंड रियलिटी है एज इट इज़ मुंह पे दे मारा डायरेक्टर ने कि ये लो, ये है तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी, पसंद आए ना आए भाड़ में जाओ, पसंद ना आए तो भाड़ में जाओ, लेकिन यही तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, यही तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी है। अब इसको लेके सोचो या इसको नकारो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यही ग्राउंड रियलिटी है। और जो ब्रूटल वायलेंट सीन्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, मैं हालांकि ऑफ कोर्स जो एक्चुअल रियलिटी उससे कम करके दिखाई है, लेकिन वो कम भी सब 18+ नहीं झेल सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 18+ हो दैट डजंट मीन कि आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो। तो ये सबके लिए नहीं भी है वो सीन। अगर ये फिल्म देखनी है तो यहाँ दम होना चाहिए, दैट्स इट, कि मैं झेल पाऊँ, अनस्टेबल ना हो जाऊँ सीन्स देखकर। भले ही जो एक्चुअल घटना है उसको कम करके ही क्यों ना, वायलेंस को, ब्रुटैलिटी को रियलिटी के मुकाबले थोड़ा कम करके ही रियल लाइफ में क्यों ना प्रेजेंट की जाए। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूं तो काफ़ी हद तक जो स्पीलबर्ग की जो शिंडलर्स लिस्ट मूवी है, जो वायलिन है उससे मेल खाती है। कॉपी नहीं है, बिल्कुल कॉपी नहीं है, लेकिन बेहतरीन है। वो कहते हैं ना, हार्ट पियर्सिंग, दिल के आर पार हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत, दर्दनाक, रॉ पेन जनरेट करती है जो वायलेंस वगैरह है, बहुत ही खूबसूरत। VFX की बात करूँ, हाँ, सेट डिज़ाइनिंग, विजुअली फिल्म, मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम हॉलीवुड लेवल है वो है, लेकिन एकदम घटिया सेट डिज़ाइन है ऐसा भी नहीं है, इनफ है। विजुअल इफेक्ट बहुत अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अच्छे हैं भाई, इनफ है, और क्या चाहिए। फिल्म जो है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हो, जो भी हो, स्टेट हुड को प्रमोट करती है। मुझे नहीं पता ये स्टेट हुड टर्म कहीं लिखी है या नहीं, लेकिन ये बात मेरे दिल से निकली है। जब इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर था, तब भी मैंने उसका टीज़र रिव्यू के दौरान, तब भी वीडियो में मैंने ये स्टेट हुड जो है टर्म को यूज़ किया था। मैं मानता हूँ स्टेट हुड है कि जो स्टेट नहीं है, देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मेनली तंत्र की। चाहे वो जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेजिस्लेटिव हो, आपका पॉलिटिकल इकोसिस्टम हो, ये तमाम चीज़ें अगर ठीक से काम ना करें तो क्या हो सकता है, उसका उदाहरण है ये नवाखाली डायरेक्ट एक्शन डे। और आज भी हम बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं। ये फिल्म बेहतरीन तरीके से नेकेड वे में अपीजमेंट को काउंटर करती है, जो किसी भी मुकाबले में कैंसर से कम की तो बीमारी नहीं है,
मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म में अपीजमेंट को इतनी बेहतरीन तरीके से हैमरिंग मतलब एक्सपोज की गई है या नहीं। कश्मीर फाइल में भी की गई है, पर उससे भी ज़्यादा शायद यहाँ की गई है। फिल्म में काफ़ी ऐसे मोनोलॉग्स हैं दर्शन कुमार के, या हो सकता है अदर कैरेक्टर के, जो भी हो, जो आपको, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बोर तो नहीं करते, लेकिन आपको बहुत धीरजपूर्वक सुनना होगा, नहीं तो अटेंशन मतलब थोड़ा आपको मतलब सीरियस होकर सुनना होगा। हालांकि काफ़ी हद तक एंगेजमेंट खींचने में कामयाब है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि लंबे लंबे कुछ मोनोलॉग्स हैं, तो आपको थोड़ा धीरजपूर्वक तो सुनना होगा, और कहीं ना कहीं आप जब उसे सुनेंगे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। फिल्म के अगर एक्टिंग की बात करूँ तो सभी ने फाड़ के रख दिया, ज़बरदस्त एक्टिंग। सिमरत कौर रंधावा जो है, जिन्होंने भारती बैनर्जी का रोल प्ले किया, भारती बैनर्जी के यंग एज का रोल, वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी, ज़बरदस्त। फिर उनके जो पार्टनर थे, वो क्या नाम था, वो एकलव्य सूद शायद उनका नाम है, वो एकलव्य सूद कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनका नाम है अमर अरोरा या अमरजीत अरोरा ऐसा कुछ। उन्होंने भी ज़बरदस्त एक्टिंग की, सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक्टर जो है एक्सप्रेशन लेस लगा या एक्सप्रेशन लेस लगी, सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है। और सिर्फ मिथुन दा को सैल्यूट, उनके, मैं तो कहता हूँ उन्हें इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिलनी चाहिए, एकदम सैल्यूट। और पल्लवी जोशी जो है, पल्लवी मैम को भी सैल्यूट, उन्होंने भी जो भारती बैनर्जी के रोल का जो ओल्ड एज वर्जन है उन्होंने प्ले किया, सैल्यूट, ज़बरदस्त। और बाकी सभी ने बेहतरीन एक्टिंग करी, तो ओवरऑल सबको सैल्यूट, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं। फिल्म इनडायरेक्टली एक ऐसे चीज़ को प्रमोट करती है जो हम शायद कभी भी इस किसी भी भारतीय फिल्म में कल्पना भी नहीं कर सकते। वो है जिहादी एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ जो अनस्टेबल इलाके हैं, बाय द वे सब इलाकों की बात नहीं हो रही, जो अनस्टेबल इलाके हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, जहाँ जिहादी एक्सट्रीमिज़म के बादल मंडरा रहे होते हैं, वहाँ फिल्म इनडायरेक्टली ये प्रमोट करने की कोशिश करती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कि वहाँ जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ उन्हें गन दी जाए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि भाई ये राइट टू लाइफ तो सबको है। फिल्म ऐसे बहुत सी चीज़ों को, मतलब बहुत सी चीज़ों के सिंबॉलिक मीनिंग को एक्सप्लोर करती है। सिंबॉलिक मीनिंग क्या है ये बताती है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। मैंने ये सब चीज़ जान के बहुत एंजॉय किया। जैसे कि 3 शेर है, चौथा शेर एक पीछे भी है, हर शेर के मतलब क्या है, मतलब अशोक स्तंभ में जो 3 शेर है, पीछे एक शेर है, क्या मतलब है। फिल्म में बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे। तो वो मुझे तो लगता है विवेक अग्निहोत्री साहब पे मुझे भरोसा है, क्योंकि फैक्चुअली वो करेक्ट ही होते हैं। क्योंकि अगर वो रॉन्ग होते तो उन्हें कोर्ट में घसीट के लोग रगड़ देते कि ये चर्चिल को लेकर जो ये स्टेटमेंट है, या बापू को लेकर जो ये स्टेटमेंट है, या जिहादी एक्सट्रीमिज़म जो नवाखाली में जो लेकर जो स्टेटमेंट है, ये सब झूठ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सब झूठ है बिल्कुल भी, इसलिए भी क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है, और इसलिए भी क्योंकि अगर वो झूठ होते, अगर हम इनडायरेक्टली भी सोचें, तो ये जो जिहादी एक्सट्रीमिस्ट या एंटी नेशनल जो इकोसिस्टम है, मतलब जिहादी एक्सट्रीमिस्टों को अपीज़ करने वाली और एंटी नेशनल जो इकोसिस्टम है, ये तो इन्हें कुचल देते कोर्ट में ले जाकर, नहीं समहाउ कोर्ट में काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और सेंसर बोर्ड ने भी, विवेक अग्निहोत्री साहब कह रहे थे जो डायरेक्टर है, कि मुझे उन्होंने कोई सीन को नहीं काटा है। क्यों? वो इसलिए नहीं काटा क्योंकि अगर वो काटते तो वो झूठ होता, वो सच को दबा रहे हैं। मेरे पास सब प्रूफ है, जैसे ही वो बोलते ये है या नहीं, मैं प्रूफ दिखा देता। फिल्म में तमाम अच्छाइयों के बावजूद और जो सब्जेक्ट लिया उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ फिल्म मेकर को, लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी बोल्ड रिप्रेजेंटेशन के बावजूद, वो जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, इसके बावजूद भी फिल्म में कुछ नेगेटिविटी बिल्कुल है। जैसे फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, प्रेजेंटेशन में चार्मिंग की कमी थी जो कश्मीर फाइल में उतनी उस हिसाब से नहीं थी। फिल्म में अगर आप देखें कि मुझे ऐसा लगा फिल्म देखकर कि डायरेक्टर साहब जो है वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, और उस बताने के चक्कर में वो उनकी सांस फूल गई। दैट डजंट मीन कि पूरी फिल्म में ही हर सीन में सांस फूली हुई है, नहीं, कुछ जगह अगर आप ओवरऑल देखें, गहराई से सोचें, तो आपको ये बात लग सकती है। दैट डजंट मीन कि पिक्चर बुरी है, लेकिन फिर भी उनकी सांस फूल गई सब बताते बताते, और इस बताने के चक्कर में उन्होंने इतना खींच दिया फिल्म को। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म बोर करती है, लेकिन छोटी भी हो सकती थी भाई फिल्म। अगर आप 3 घंटे के अंदर ही निपटा देते तो भी मुझे, मतलब आप 3 घंटे के अंदर भी निपटा सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें लगातार बहुत से रेफरेंस या सीन्स को दिखाना था, जो भी हो। और उन्होंने जो बताना था वो तो बता तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट में नहीं कहूँगा, कुछ जगह पे चार्म की थोड़ी कमी थी जो कश्मीर फाइल में नहीं थी। आई एम रिपीटिंग अगेन। और फिल्म में जो
नमोशी जो चक्रवर्ती है, जो मिथुन दा के हमारे बेटे हैं, वो तो एकदम सिंबल ऑफ ब्रूटैलिटी लगे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि इसको तो हम मारेंगे, इसको ले आओ सामने। हाँ, बहुत ब्रूटल, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ से मेरी शिकायत है, इतने ब्रूटल जो विलन है उसकी वॉइस ऐसी क्यों है? वॉइस को डब करा देते। वॉइस बहुत पतली है। अब आप बोल सकते हैं क्यों भाई, ब्रूटल लोगों के की वॉइस पतले नहीं होते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन फिल्मों में आमतौर पे ऐसे एक्सेप्शंस नहीं लिए जाते। अगर सच में जिस रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर वो जिस रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर नमोशी चक्रवर्ती का कैरेक्टर बेस्ड है, वो रियल लाइफ कैरेक्टर की भी आवाज़ अगर पतली होती तो शायद ये जस्टिफाइड है। मुझे नहीं पता वो किरदार निभा रहा है गुलाम सरवर हुसैनी का, मेरे ख्याल से, या गुलाम सरवर, जो भी नाम हो, जिस दरिंदे ने नवाखाली में वो सब कराया था। तो गुलाम सरवर की एक्चुअल आवाज़ क्या ऐसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आवाज़ को अगर डब करा देते किसी के साथ तो बेहतरीन होती। उनके नमोशी चक्रवर्ती के एक्सप्रेशन ज़बरदस्त हैं। मेरी नज़र में वो नेक्स्ट स्टार हैं कैरेक्टर एक्टिंग में। फिल्म जो है पल्लवी जोशी जी जो भारती बैनर्जी की जो ओल्ड एज वर्जन प्ले कर रही है, अगर आप भारती बैनर्जी के यंग वर्जन जो सिमरत कौर प्ले कर रही है और ओल्ड एज वर्जन जो पल्लवी जोशी जी प्ले कर रही है, उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो पल्लवी जोशी के यंग ओल्ड एज वर्जन को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि यंग एज में ये सिमरत कौर जैसी दिखती थी, या सिमरत कौर को देख कर आप ये बिल्कुल मतलब आप ये इमेजिन नहीं कर सकते ओल्ड एज में ये ऐसी दिखेगी। नहीं, वो उस बारे में अटेंशन टू डिटेल की फिल्म में कमी है। फिल्म जो है वो कभी पास्ट टाइमलाइन, कभी करंट टाइमलाइन, पास्ट टाइमलाइन, करंट टाइमलाइन, ये जो दिखा रहे हैं, जो फ्लिपिंग कर रहे हैं, कुछ मामले में मुझे लगा जो बैलेंस है वो थोड़ी गड़बड़ा गई। हर सीन में नहीं, कभी कभी ऐसा लगा, ओवरऑल देखकर मुझे ऐसा लगा कि या पास्ट में फ्लैशबैक चल रही है तो चली रही है, बहुत बाद में करंट टाइमलाइन आती है। तो ओवरऑल वो जो फ्लिपिंग जो है, वो बैलेंस जो है वो थोड़ी डिसबैलेंस्ड है मेरे हिसाब से। कई लोग रिलेट नहीं भी कर सकते हैं। और फिल्म में एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, वो ये है कि सिमरत कौर रंधावा और एकलव्य सूद की जो केमिस्ट्री और बेहतरीन है, उनके बीच जो रोमांटिक जो भी फीलिंग्स है वो उसको बहुत इनडायरेक्टली फिल्म दिखाती है। मैं गारंटी लगा सकता हूँ कोई और बॉलीवुड डायरेक्टर होता तो अभी 3-4 रोमांटिक गाने ठोक देता फिर पिक्चर में उन दोनों के। ये नहीं किया, सैल्यूट टू विवेक अग्निहोत्री साहब। तो कुल मिला के अंत में यही कहूँगा कि मस्ट वॉच है ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, और बावजूद इसके कि कुछ नेगेटिविटी है वो तो होगी, सब चीज़ें तो परफेक्ट नहीं होती, चांद में भी दाग होते हैं ना। और एक और कारण से भी ये मस्ट वॉच है क्योंकि यही आपकी ग्राउंड रियलिटी है। अतीत की जो प्रॉब्लम है, ये जो आज भी है, और बात नवाखाली डायरेक्ट एक्शन डे की क्यों हो रही है भाई, हज़ारों सालों से विक्टिम है जिहादी एक्सट्रीमिज़म के। तो ये जो समस्या है आज भी चलती आ रही है, ये एक रियलिटी है, अलग अलग रूप में, अलग अलग शक्ल में, और अवेयर होने की ज़रूरत है। अब आप अवेयर होंगे या नहीं तो आपके ऊपर है, आप समझेंगे या नहीं ग्राउंड रियलिटी को एज इट इज़ बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के, तो आपके ऊपर है। लेकिन ये फिल्म, जैसा कि मैंने कहा, क्वालिटी ऑफ द फिल्म और सब्जेक्ट दोनों के नज़रिए से मस्ट वॉच है, क्योंकि यही, जैसे कि मैंने कहा, आपकी रियलिटी है। और अगर आप अतीत या हिस्ट्री से शिक्षा नहीं लेंगे तो हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। तो यही था आज का रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।